डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल्स है 10th क्लास में, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 स्टार्ट किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के जो सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इजीली आप समझ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? ये वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें उन्होंने क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल की एक जीरो -1 है एंड वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा। दूसरी दो जीरोज़ जो हमारी रह गई, हमने उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो वेरी सिंपल, जो हमारी पॉलिनोमियल है दैट इज़ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ -b/a। अब यहाँ पे मैंने -b/a जो लिखा, b एंड a कैपिटल इसलिए लिखे क्योंकि स्मॉल a b ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 पुट कर दो प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस b की जगह पे, b किसका कॉफिशिएंट होता है? x² का कॉफिशिएंट होता है। तो b की जगह पे आप a पुट कर दो। a किसका कॉफिशिएंट होता है? x³ का, तो वो 1 है। तो इसका मतलब बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी आ गई 1 - a जो आपकी वैल्यू आ गई किसकी? बीटा प्लस गामा की, क्योंकि जो इधर -1 था लेफ्ट साइड पे, उसको उठा के हम राइट साइड पे ले आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला था आपके पास, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा कितना है? -1 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा -1 है। और c की जगह पे क्या है? c की जगह cx का कॉफिशिएंट होता है, c की जगह पे आ गया b और a की जगह पे आ गया 1। तो ये हो गया -बीटा प्लस बीटा गामा माइनस गामा इज इक्वल टू b। तो यहाँ से बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई? b प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो उसके सारे ऑप्शंस किस में है? AB1 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 के अंदर है। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो ऊपर अपनी बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड की थी। तो आप क्या करो, बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू 1 - a है वो आप यहाँ पे लिख दो 1 - a। तो यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन 1। तो क्या हुआ, आपने जो आंसर था वो फाइंड कर दिया। बीटा गामा की वैल्यू आ गई b + 1 - a। तो दैट इज़ b + 1 - a। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर राइट आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो ध्यान से देखो आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? वो कहते हैं इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? x² प्लस 99x प्लस 127, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उन्होंने आपसे पूछा इसकी दोनों जीरोज़ पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होंगी, या इक्वल होंगी। देखो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा मेथड बताता हूँ। एक तो मेथड हो गया कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। एक तो ये मेथड हो गया कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसकी जीरोज़ निकाल लो। दूसरा मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ, जो इजी है बहुत ज़्यादा। वो कौन सा है कि आप एक चीज़ याद रखोगे आगे से, इफ़ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और एंड c ग्रेटर देन 0, और a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो ये कॉफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि हमारे पास a कितना है, तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट है। b कितना है? 99। c कितना है आपका? 127। इसका मतलब अगर ये तीनों ही आपके पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? बोथ जीरोज आर नेगेटिव,
बोथ जीरोज आर नेगेटिव, क्योंकि ये MCQ है इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम शॉर्टकट मेथड से करें, तो इसकी दोनों जीरोज नेगेटिव आएंगी। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बोथ नेगेटिव। तो आगे से आप इस चीज़ को याद रखोगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भी इसकी जीरोज जो हैं वो कैसी होंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि जो k है वो कभी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स कि जो k है जीरो से बड़ा भी हो सकता है और k जीरो से छोटा भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा। देखो, इफ़ k ग्रेटर देन जीरो, केस 1, पहला केस बना लेते हैं हम कि अगर k जीरो से बड़ा है। अगर k जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब मान लो लेट k इज़ इक्वल टू 1। मान लो मैंने k को 1 मान लिया, तो उसके बाद क्या होगा, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो जीरो से बड़ी है। तो उसके बाद वही केस बन गया, इफ़ a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो एंड c ग्रेटर देन जीरो। अगर a भी जीरो से बड़ा है, b भी जीरो से बड़ा है, c भी जीरो से बड़ा है, देन क्या होता है फिर हमारे पास, बोथ, लास्ट क्वेश्चन में अभी बताया, बोथ जीरोज आर नेगेटिव। दोनों जीरोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी केस 1 में। तो पहला ऑप्शन वो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो ये तो सही हो सकता है, अभी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बी ऑप्शन लिखा कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों जीरोज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती वो कहती हैं। लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ बोथ जीरोज आर नेगेटिव की केस 1 में दोनों जीरोज नेगेटिव भी हो सकती हैं अगर के आपका जीरो से बड़ा है। तो बी ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद केस 2, सेकंड केस में हम क्या करें, इफ़ k इज़ लेस देन जीरो, मीन्स k अगर जीरो से छोटा है, मीन्स k नेगेटिव है। सो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बताऊँगा, इफ़, अब a जो है वो तो जीरो से बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि a 1 है, x² का कॉफिशिएंट 1 है, तो a जीरो से बड़ा है। लेकिन जो c है वो जीरो से छोटा है, क्योंकि c की जगह पे k है, k आपने जीरो से छोटा माना तो c भी जीरो से छोटा हो गया। देन बोथ जीरोज हैव ऑपोजिट साइन, ये भी आपने याद रखना है। ये मल्टीपल क्वेश्चंस करने के शॉर्टकट्स हैं। दोनों जीरोज के क्या होते हैं, ऑपोजिट साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आर ऑलवेज इक्वल, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। दोनों जीरोज क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे इक्वल हो सकती हैं, जब हम कह रहे हैं एक का साइन तो पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है, तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकती। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी जो पॉलिनोमियल थी x² + kx + k, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखो, b² - 4ac लगा के देखो आप। अगर मैं b² लगाऊं, k² - 4k, इसको मैं एक बार जीरो के इक्वल रख देता हूँ। इक्वल जीरोज की कंडीशन होती है ना, फॉर इक्वल जीरोज, फॉर इक्वल जीरोज, तो k² किसके इक्वल आ गया, 4। या ऐसे ना करो आप क्या करो, यहाँ से k कॉमन निकाल लो, k - 4, तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई, एक 4 आ गई। k कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो हम छोड़ देते हैं। k अगर 4 है तो इसकी जीरोज इक्वल होंगी, इसका मतलब सिर्फ 4 के ऊपर, ओनली एट 4, सिर्फ 4 के ऊपर अगर आप k को 4 पुट करोगे तो ही इसकी जीरोज इक्वल होंगी, अदरवाइज और किसी वैल्यू पे इसकी जीरोज इक्वल नहीं होंगी। तो ये कंडीशन भी कट गई। इन्होंने कहा और ऑलवेज अनइक्वल, ये तो कह रहे हैं हमेशा अनइक्वल होंगी, लेकिन हम तो कह रहे हैं k = 4 पे इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि k को तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्यों कटा, और ऑलवेज अनइक्वल, क्योंकि ये कहते हैं कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, लेकिन k = 4 पे इक्वल हो रही हैं। आर ऑलवेज इक्वल, ये कहते हैं हमेशा इक्वल ही होंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि k अगर 4 हुआ फिर इक्वल होंगी, अदरवाइज अनइक्वल होंगी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन, कि इसकी दोनों जीरोज कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये आपका आंसर आएगा 8th क्वेश्चन का, जो आपका आंसर है दैट इज़ ए ऑप्शन। उसके बाद आगे हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, साथ में दिया हुआ है कि कभी c आपका जो है
वो जीरो नहीं होना चाहिए, और इसकी जो जीरोज़ हैं वो इक्वल हैं, जीरोज़ आर इक्वल। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखो एक तो इसका बहुत ही एक शॉर्टकट सा मेथड है, वो ये है, इफ़ जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज़ आर इक्वल, वो इक्वल हो जाएं, देन क्या होता है, कंडीशन होती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, ये आपने याद रखना है सभी बच्चों ने। अब क्या कह रहे हैं, वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है मुझे बताओ, ए। इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ, सो अब यहाँ पे लिख दो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका ए, एंड जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो आपकी कितनी है, सी। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ए एंड सी हैव सेम साइन, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर पड़ा है, ए एंड सी हैव सेम साइन, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। लेकिन एक मैं इसको और भी आपको मेथड बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन को और ज़्यादा आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अब उन्होंने कहा कि इसकी जीरोज इक्वल है, मैं फिर से आपके सामने सेकंड मेथड लिख के, ताकि आपको दोनों मेथड्स ही पता हों इस क्वेश्चन को करने के, एक मेथड और बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब उन्होंने कहा कि बोथ जीरोज आर इक्वल, दोनों जीरोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू ए इंटू सी के इक्वल आ गया। अब दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपकी राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब जो 4 है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ए इंटू सी की प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगी, बताओ मुझे, व्हेन ए एंड सी हैव सेम साइन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है, सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट आंसर। अब हम आगे 10th क्वेश्चन पे। अब आप 10th क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके सामने लिखी हुई है वो मैंने नोट कर दी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट जो फर्स्ट जीरो है उसको हमने मान लिया अल्फ़ा, और हमने सेकंड जीरो को मान लिया माइनस अल्फ़ा, क्योंकि क्या लिखा है, 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक जीरो जो है वो दूसरी का क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे बताओ कि सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों जीरोज़ का आप क्या कर दो, सम कर दो। उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। फिर से बता रहा हूँ, ए बी कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़े थे। जब दोनों जीरोज़ का सम किया, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कितना होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस, अब बी की जगह पे ए है और ए की जगह पे 1 है, क्योंकि जो बी होता है वो किसका कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ए होता है वो किसका कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको वैसे पता है। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर आपकी ए की वैल्यू 0 आ गई, अब ए 0 होने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस बी, ए की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो लीनियर टर्म, कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी। अब हम देखते हैं, कैन हैव ए लीनियर टर्म, सी ऑप्शन कट गया, कैन हैव ए लीनियर टर्म, डी ऑप्शन कट गया। अब ए एंड बी दोनों में लिखा है नो लीनियर टर्म, और आगे लिखा है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव और कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अब देखो, अब मैंने सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगाया था, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अल्फ़ा की प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा के साथ फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर
सी कितना है आपका, बी है, और ए आपका 1 है। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर आपका आ गया माइनस बी। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, LHS जो आपकी होगी दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, -1 तो पहले ही पढ़ा है देखो। अब जो बी है आपका, यहाँ पे मैं लिखूँगा बी शुड बी नेगेटिव। बी आपका नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बी नेगेटिव होगा, अब जैसे मैं बी को -2 पुट, अगर मैंने बी को 2 पुट कर दिया मान लो, तो ये तो -2 बन गया, तो ये गलत हो गया। तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, -2। ये सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आपको बी नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि एक माइनस साइन इसके आगे पड़ा है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो आपका आंसर है दैट इज़ ए ऑप्शन, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, क्योंकि बी भी कट गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उसमें कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का सोल्यूशन था कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये आपका 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है पैराबोला क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, दैट इज़ ऑल्सो डाउनवर्ड पैराबोला, दैट इज़ ऑल्सो डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर आएगा डी। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये नहीं है, नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को